भारतीय संगीत का इतिहास ये कोई 100-200 साल की बात नहीं है, बल्कि 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। जरा सोचिए, एक ऐसी यात्रा जो मंदिरों की पवित्र धुनों से शुरू हुई और आज हमारे फोन की प्लेलिस्ट तक आ पहुंची है। तो चलिए इस शानदार सफर को हम सब मिलकर समझते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है ना, कि आखिर 2000 साल से भी पुराने संगीत के इतिहास को हम जानते कैसे हैं। मतलब उस जमाने में कोई रिकॉर्डिंग तो थी नहीं, कोई लिखा हुआ म्यूजिक नोटेशन भी नहीं था, तो फिर ये सुराग हमें मिलते कहां से हैं? आइए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखिए, इस इतने लंबे इतिहास को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे 3 हिस्सों में बांट लेना। पहला है प्राचीन काल, फिर आता है मध्यकाल और आखिर में आधुनिक काल। बस यही 3 पड़ाव हैं जो हमें इस पूरी कहानी को समझने में मदद करेंगे। तो चलिए अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से, यानी प्राचीन काल से। ये वो दौर था जब भारतीय संगीत की नींव रखी जा रही थी। और मजे की बात यह है कि इसका इतिहास कोई एक किताब पढ़कर नहीं मिलता, बल्कि कई अलग अलग सुरागों को जोड़कर एक पहेली की तरह सुलझाया जाता है। इस दौर में हमें जानकारी के 2 बड़े सोर्स मिलते हैं। एक तरफ तो हैं खुदाई में मिली चीजें, जैसे पुरानी बांसुरी, तार वाले साज और नाचती हुई मूर्तियां। ये सब हमें ये बताती हैं कि संगीत उस समय भी लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा था। और दूसरी तरफ है हमारे ग्रंथ, सामवेद, उपनिषद, जिनमें संगीत का जिक्र हमें लिखित रूप में मिलता है। और इसी वैदिक काल में एक बहुत ही बड़ा, एक क्रांतिकारी विकास हुआ। वो क्या था? संगीत के 7, जी हां, 7 मूलभूत सुरों का विकास, जिन्हें हम स्वर कहते हैं। ये वही सारेगामा पाधनी हैं जो आज भी भारतीय संगीत की जान है। सोचिए, ये कितना बड़ा मील का पत्थर रहा होगा। और देखिए, सबूतों की ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। रामायण और महाभारत में गांधर्व संगीत का जिक्र मिलता है। पुराणों में म्यूजिक थियरी की बातें हैं। पुराने सिक्कों और पत्थरों पर लिखी बातों से जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि जो विदेशी यात्री भारत आए, उन्होंने भी अपने अनुभवों में यहाँ के संगीत के बारे में लिखा है। मतलब इतिहास के ये टुकड़े कितनी अलग अलग जगहों से हमें मिल रहे हैं। और इन सब में भरत मुनि का नाट्यशास्त्र एक तरह से इस पूरी परंपरा की बुनियाद बन गया। चलिए, अब प्राचीन काल से आगे बढ़कर हम आते हैं मध्यकाल में। ये वो दौर था दरबारों का, बड़े बड़े विद्वानों का और महान संगीतकारों का। एक ऐसा युग जहां संगीत को राजाओं का संरक्षण मिला और उसे एक व्यवस्थित रूप दिया गया। इस दौर का एक सबसे दिलचस्प और अनोखा विकास था राग रागिनी सिस्टम। ये असल में रागों को क्लासिफाई करने का, उन्हें समझने का एक तरीका था। और तरीका भी क्या था? जरा सोचिए, संगीत को एक पूरे परिवार की तरह देखा जा रहा था, जिसमें पुरुष यानी राग, स्त्री यानी रागिनी और उनके बच्चे भी थे। मतलब म्यूजिक की थ्योरी को कितनी खूबसूरत कल्पना से जोड़ा गया था। और ये काल, ये तो महान संगीतकारों का काल था। अमीर खुसरो, गोपाल नायक, स्वामी हरिदास और कौन नहीं जानता तानसेन को। कहते हैं कि उनके राग मेघ मल्हार में इतनी ताकत थी कि वो सच में बारिश करवा सकते थे। और इसी दौर में सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई जैसे भक्त कवियों ने संगीत को भक्ति का रास्ता बना दिया। तो कुल मिला के देखें तो इस दौर में संगीत की दुनिया में एक तरह से विस्फोट सा हुआ। बहुत सारे नए नए राग बने, नए नए साज आए, गाने के नए नए तरीके विकसित हुए। मतलब संगीत का जो कैनवस था वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा और रंगीन हो गया। और अब हम अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं, यानी आधुनिक काल। ये वो समय था जब संगीत शाही दरबारों की ऊंची दीवारों से निकलकर हम जैसे आम लोगों तक पहुंचा। देखिए, 1800 से 1900 के बीच का जो समय था वो संगीत के लिए थोड़ा ठहरा हुआ सा था। हाँ, कुछ रियासतों ने इस परंपरा को जिंदा जरूर रखा, लेकिन 1900 के बाद, उसके बाद तो जैसे एक नई सुबह हो गई। एक कल्चरल रिवाइवल हुआ और शास्त्रीय संगीत का सिस्टमैटिक तरीके से अध्ययन करने, उसे डॉक्यूमेंट करने और उसे लोगों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए जोर जोर से कोशिशें शुरू हो गई। और इस पूरे पुनर्जागरण, इस पूरी क्रांति के पीछे 2 महान लोगों का हाथ था, पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। इन दोनों ने न सिर्फ संगीत की इस विरासत को बचाया, बल्कि उसे आम लोगों तक पहुंचाने का रास्ता भी तैयार किया। तो सवाल ये है कि संगीत आखिर आम लोगों तक पहुंचा कैसे? देखिए, इसके कुछ स्टेप्स थे। सबसे पहले पलुस्कर जी और भातखंडे जी जैसे लोगों ने इसे सीखने सिखाने का एक सिस्टम बनाया। फिर आया रेडियो और सिनेमा का जमाना, जिसने संगीत को हर घर में पहुंचा दिया।
सरकार ने भी कला को सपोर्ट करने के लिए अकादमियां बनाई और आखिरकार संगीत स्कूलों और यूनिवर्सिटियों में बाकायदा पढ़ाया जाने लगा। तो हमने पत्थरों और शास्त्रों से शुरू हुई इस यात्रा को स्क्रीन और स्कूलों तक पहुंचते हुए देखा। ये वाकई एक अविश्वसनीय विरासत है। लेकिन सवाल ये है कि इसका भविष्य क्या है? सोचिए, 2000 साल का ये लंबा सफर जो शास्त्रों और पत्थरों से शुरू हुआ और आज स्कूलों और हमारे स्क्रीन्स तक पहुंच गया है। तो अब भारतीय संगीत का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक जिंदा परंपरा है जो हमेशा बदलती रही है, विकसित होती रही है, और इसका भविष्य लिखने वाले हम ही तो हैं।